अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स करे वो हमें हेल्प कर रहे थे जर्नल बनाने में। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कैसे करनी है, कैश बुक कैसे बनानी है, इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ शेयर्स, प्रो रेटा, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बट सब कुछ जर्नल एंट्रीज थी, हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे। आज हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि अगर कंपनी की बैलेंस शीट बनानी पड़े तो वो कैसे बनेगी। ध्यान से देखना, 11th में जो हमने करा था वो थी सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट। 12th में जो हमने इनिशियली करा था वो थी पार्टनरशिप की बैलेंस शीट। आज हम करेंगे कंपनीज की बैलेंस शीट। इसकी डिटेलिंग तो एक सेपरेट बुक है 12th में ही, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें पूरे डिटेल में है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज का फॉर्मेट क्या होता है। In this chapter, we are just concerned about presentation of share capital in the balance sheet. इस chapter में we are just concerned about the presentation of share capital in the balance sheet. तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, कंपनीज का डिफरेंट होता है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो कंपनी की हेडिंग आ जाएगी, कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, कंपनी का नाम आ गया। फिर बैलेंस शीट एज एट, ओके, बट हमें पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, इन दिस चैप्टर वी आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो इसको बोलेंगे बैलेंस शीट का ये एक्सट्रैक्ट है। क्या है? एक्सट्रैक्ट। सोल प्रोप्राइटरशिप में जब हम बैलेंस शीट बनाते थे हम हॉरिजॉन्टल टी शेप बनाते थे, लेफ्ट साइड लायबिलिटीज, राइट साइड एसेट्स। पार्टनरशिप में भी लेफ्ट साइड लायबिलिटीज, राइट साइड एसेट्स। कंपनीज के केस में वर्टिकल फॉर्मेट होता है, वर्टिकल। तो पहले लायबिलिटीज आती हैं, फिर एसेट्स आते हैं एक स्ट्रेट लाइन में। लायबिलिटीज की हेडिंग को क्या बोलते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं इसको? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। लायबिलिटी साइड को, पूरी की पूरी हेड को क्या बोलते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंडर आता है सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड्स। क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर क्या आता है? शेयर कैपिटल। हद से हद अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना भी है तो शेयर कैपिटल के बाद क्या आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें हम कैपिटल, रिजर्व, सिक्योरिटीज भी हम दिखाएंगे। बट जैसे कि मैंने बताया, इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना। जब हम पहले बैलेंस शीट बनाते थे तो सारे आइटम्स बैलेंस शीट में आते थे। अब कंपनीज के केस में क्या होता है? कंपनीज में कोई भी आइटम बैलेंस शीट के अंदर नहीं आएगा, बैलेंस शीट में आएगा उनके हेड्स और सब हेड्स। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज तो साइड हो गई कि लायबिलिटीज एक तरह से, उसके अंदर सबसे पहले आता है मेजर हेड, बोलते हैं इसको शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में जो हमें करना है वो है सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल। मैं कह रहा हूँ 1% अगर आ गया कि पूरा का पूरा में कैपिटल रिजर्व भी हो सकता है, शेयर्स में, सिक्योरिटीज में हम रिजर्व भी हो सकता है, तो वो भी प्रेजेंट करना है अगर, तो वो रिजर्व एंड सरप्लस। इससे ज्यादा शेयर्स में बैलेंस शीट का कोई भी एस्पेक्ट नहीं आ सकता, आइटम्स नहीं आएंगे। शेयर होल्डर फंड्स मेजर हेड, उसका सब हेड शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के अंदर क्या आ रहा है? आपने इक्विटी शेयर्स करे हैं या प्रेफरेंस शेयर्स करे हैं, वो कहां पे हम दिखाएंगे पूरी कैलकुलेशन? नोट्स टू अकाउंट्स में। कंपनीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है वो यही सीखनी है कि जो भी डिटेल्स आएंगी वो कहाँ आएंगी? नोट्स टू अकाउंट्स में। बैलेंस शीट में आ गया शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल आ गया, नोट नंबर 1 देखो, आपको पता चल जाएगा कि अगर हमारी शेयर कैपिटल 50 लाख है तो उसमें कितने शेयर्स हैं,
इक्विटी शेयर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर्स हैं, बैलेंस शीट में ओनली हेड्स एंड सब हेड्स, नो आइटम्स। आइटम्स कहाँ जाएंगे? नोट्स टू अकाउंट्स में। तो ये फॉर्मेट में ही लिखा होता है। शेयर कैपिटल के लिए रेफर नोट नंबर 1, अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस होता तो रेफर नोट नंबर 2। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या आ रहा है? कैपिटल रिजर्व कितना है अगर है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना है अगर है। बाकी डिटेलिंग हम सेपरेट बुक है उसमें हम करेंगे कि उसमें जनरल रिजर्व भी आता है, पीएनएल क्रेडिट बैलेंस स्टेटमेंट, वो सब अलग चीजें, कोई लेना देना नहीं है अभी। यहाँ पे हमें किससे मतलब है? 99.99% सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल। 0.01% रिजर्व एंड सरप्लस आ सकता है कि कैपिटल रिजर्व कैसे दिखाते हैं, कहाँ दिखाते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैसे दिखाते हैं, कहाँ दिखाते हैं। सो फर्स्ट वी विल कवर शेयर कैपिटल। वो बोलेगा हाउ विल यू शो the above transactions in the balance sheet of the company with respect to notes to accounts of share capital। specific question आएगा, वो बोलेगा शेयर कैपिटल दिखाओ, बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो ऐसे ही बनेगा, जो भी कंपनी का नाम है सबसे पहले वो आ जाएगा, फिर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज एट, डेट होगी 31 मार्च 2020 या 21 होगी, कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहला मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर रिक्वायरमेंट है, वरना सिर्फ शेयर कैपिटल। जो सारा खेल है कि नोट्स टू अकाउंट्स शेयर कैपिटल में हम क्या दिखाते हैं। अब ध्यान से देखना, ये समझने वाली चीज है कि ऑथराइज सबसे पहले आएगा ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, ये एक एक करके हम सीखेंगे। ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार रिवाइज कराऊं। सबसे पहले आता है ऑथराइज्ड कैपिटल। द मैक्सिमम, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी that can be raised, that can be raised through issue of shares। the maximum amount of money which can be raised through issue of shares। हमें मैक्सिमम ऑथराइजेशन है कितनी, जो भी अमाउंट आएगा यहाँ आउटर कॉलम में आ जाएगा, और उसके बाद डबल लाइन। डबल लाइन क्या सिग्निफाई कर रही है? डबल लाइन ये सिग्निफाई कर रही है कि ये तो हमने सिर्फ प्रेजेंटेशन से एक दिखाया है, इसको आगे टोटलिंग में कंसिडर मत करना, इसको आगे टोटलिंग में कंसिडर मत करना। क्यों? आपको ऑथराइजेशन थी 50 लाख रुपए के शेयर्स आप इशू कर सकते हो कि 5 लाख शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच, ऑथराइजेशन थी, कर लो इशू। बट अगर आपने अभी इशू करे सिर्फ 3 लाख शेयर्स, तो ऑथराइज कैपिटल दिखानी तो होगी, बट वो आगे टोटल में दोबारा कंसिडर नहीं होगी, बट प्रेजेंटेशन के लिए हम दिखाएंगे। तो ऑथराइज कैपिटल, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी व्हिच कैन बी रेज्ड थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। ये इशूड कैपिटल क्या होता है, ध्यान से देखना। इशूड कैपिटल, सो इट इज द पार्ट, इशूड कैपिटल क्या होता है? पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल which is actually issued to the public। अब आपने इशू कर दिए, आपके पास ऑथराइजेशन थी 5 लाख शेयर्स की ऑफ ₹10 ईच, आपको भी जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है 35 लाख की, तो आपने 3,50,000 शेयर्स इशू कर दिए। अब आपने तो इशू कर दिए, जरूरी थोड़ी ना है कि लोग ले लेंगे, हो सकता है ना सब्सक्राइब ही लोगों ने कम करे हो, तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है वो इसके बाद। तो इशूड कैपिटल भी हमने प्रेजेंटेशन से दिखा दी, उसके बाद क्या आ जाता है? डबल लाइन। क्या मतलब? इसको आगे टोटल में कंसिडर नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन से एक दिखाया था। तो बेटा मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला अभी तक? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होने वाला है वो होने वाला है सब्सक्राइब कैपिटल। जो सारा खेल होने वाला है वो सब्सक्राइब कैपिटल का होने वाला है। सारी जो
कैलकुलेशन में दिमाग लगनी है वो सब्सक्राइब कैपिटल के केस में लगनी है। ऑथराइज तो हम बस प्रेजेंटेशन के लिए दिखा रहे हैं, इशूड हम सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए दिखा रहे हैं, जो सारा दिमाग लगना है वो सारा सब्सक्राइब कैपिटल में लगना है। सब्सक्राइब कैपिटल मीनिंग तो बड़ा सिंपल सा है, मीनिंग है पार्ट ऑफ द issued capital. It is the part of the issued capital which has been subscribed for by the public. Part of the issued capital which has been subscribed for, which has been subscribed for by the public. A company invited application for 3,50,000 shares. Company received application for 3,40,000 shares. बिल्कुल हो सकता है अंडर सब्सक्रिप्शन, तो ऐसा भी हो सकता है कि सेम हो, इशूड एंड सब्सक्राइब की 3,50,000 की एप्लीकेशन, हमने भी इनवाइटेड एप्लीकेशन एंड वी रिसीव्ड, तो इशूड एंड सब्सक्राइब लिख देंगे। बट जब अलग है तो ऑथराइज्ड अलग, इशूड अलग, सब्सक्राइब मेजर जो होगा कि लोगों ने कितने लिए सब्सक्राइब कैपिटल, उसमें जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सब्सक्राइब कैपिटल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ध्यान से देखना, जो मेन अंडरस्टैंड करने वाली चीज है वो है सब्सक्राइब कैपिटल। ध्यान से देखना, ये समझने वाली चीज है सब्सक्राइब कैपिटल। दो टाइप की सब्सक्राइब कैपिटल हो सकती है। एक है सब्सक्राइब्ड एंड fully paid up, subscribed and fully paid up, और एक subscribed but not fully paid up। बेटा मीनिंग समझने वाला है, ध्यान से देखना, मीनिंग नहीं समझ आएगा आप बोलना, मैं रिपीट करूंगा, बट मीनिंग समझ आएगा तो ही क्वेश्चंस कर पाओगे। सब्सक्राइब कैपिटल दो तरीके की हो सकती है, एक सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, एक सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। मतलब सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप when the full value of the shares has been called for and paid by the shareholders। when the full value of the shares has been called for and paid, मतलब पूरे पैसे मांगे। ये बहुत इजी होता है अंडरस्टैंड करने का तरीका, ऊपर जो लिखा है उसी को मैं हिंदी में लिख रहा हूं। पूरे पैसे मांगे एंड पूरे पैसे मिले, मतलब 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने पूरे के पूरे 10 रुपए मांगे और कंपनी को पूरे के पूरे 10 रुपए मिले। दैट इज देयर आर नो calls in arrears and no uncalled portion। दोनों चीजें, ना तो कोई एरियर्स है ना कोई अनकॉल्ड पोर्शन है। 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने सारे स्टेजेस एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पूरे के पूरे 10 रुपए मांगे और लोगों ने 10 रुपए दिए, कोई एरियर्स नहीं है, तो वो किस कैटेगरी में दिखाएंगे, वो दिखाएंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। तो फिर ये सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप क्या है, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है।
when the full value of the shares has not been called up by the company, or the full value is not paid up. Full value is not paid up by the shareholders. Correct? क्या? When the full value of the shares has not been called up by the company, और या तो कंपनी ने पूरे पैसे मांगे ही नहीं अभी तक, कि 10 रुपए फाइनल कॉल थी, 2 रुपए अभी नहीं मांगे, 8 कॉल्ड अप है, या तो वो केस है, या कंपनी ने तो मांगे थे बट द फुल वैल्यू हैज नॉट बीन पेड अप बाय द शेयर होल्डर्स. इसकी हिंदी क्या है? इसकी हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी हिंदी क्या है? या तो पूरे पैसे मांगे नहीं, या फिर पूरे पैसे मिले नहीं. या तो पूरे पैसे मांगे नहीं या पूरे पैसे मिले नहीं. सेम चीज ऊपर लिखी है बट ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा सिंपल कर देती है. कैसे? 10 रुपए का शेयर है, 10 के 10 मांगे सिर्फ और 10 के 10 मिले, कोई एरियर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तभी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में वो आ सकता है. 10 रुपए का शेयर है, आपने 8 मांगे हैं अभी और आपको 8 के 8 मिल भी गए, तो भी वो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप नहीं है. वो कहाँ जाएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप. बट भैया जितने पैसे मांगे उतने पैसे तो मिल चुके हैं हमें. कह रहे नहीं, पूरे मांगे मैंने, नहीं मांगे, तो मैं फुल्ली पेड अप कैसे मान लूं उसे? फुल्ली पेड अप तब माना जाता है कि 10 के 10 आ गए, अब और नहीं मांगूंगा मैं. 8 मांगे, 8 मिले, तो भी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप. 10 रुपए मांगे थे और कोई एरियर्स हैं, तो वैसे ही सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप. तो या तो पूरे पैसे मांगे नहीं, या मुझे पूरे पैसे मिले नहीं. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और शेयर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में क्या आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में क्या है. तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में तो एरियर्स हो नहीं सकते, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में एरियर्स हो सकते हैं कि आपने कितने शेयर्स पे कितने रुपए मांगे और कुछ पैसे आपको नहीं मिले. तो ध्यान से देखना. बैक टू द बैलेंस शीट. तो मैंने आपको ऑथराइज कैपिटल का मीनिंग बताया, इशूड कैपिटल का मीनिंग बताया. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सब्सक्राइब कैपिटल. तो सब्सक्राइब कैपिटल के लिए हम क्या करेंगे? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का मीनिंग पहले समझेंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप का मीनिंग समझेंगे. सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में तो एरियर्स हो नहीं सकते, तो जब हम सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप दिखा रहे हैं तो उसमें क्या माइनस होंगे? कॉल्स एंड एरियर्स. तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप तो डायरेक्टली बाहर आ जाता है. सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में आपने कितने पैसे मांगे, कितने पैसे आपको नहीं मिले, कितने पैसे आपको नहीं मिले, वो एरियर्स आप माइनस करके दिखाओगे. कॉल्स इन एरियर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब ध्यान से देखना, अगला नोट हम सीखेंगे कि कॉल्स इन एरियर्स में क्या आता है. अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने पीएचडी कर रखी है शेयर्स में, बट बैलेंस शीट में कॉल्स इन एरियर्स की एक छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए. और अंडरस्टैंड कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे. ध्यान से देखना. पॉइंट क्या है? कॉल्स इन एरियर्स जो बैलेंस शीट में आ रहा है, कॉल्स इन एरियर्स वो क्या है? पहली बात, व्हाट इज अ बैलेंस शीट? इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट. उसमें क्या आते हैं? क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ वेरियस
एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस अकाउंट will represent the unpaid money. This account will represent the unpaid money on those shares which have not yet been forfeited, which have not yet been forfeited. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कह रहे कॉल्स एंड एरियर्स में बैलेंस शीट में तो बैलेंस तभी आ सकता है अगर कुछ शेयर्स फॉरफिट ना हो। कुछ शेयर्स है जिन्होंने पैसे नहीं दिए और अभी वो फॉरफिट नहीं हुए, तो ही कॉल्स एंड एरियर्स में बैलेंस हो सकता है। कह रहा है ऐसा क्यों? कह रहा है आपने फॉरफीचर की इतनी एंट्रीज पास करी हैं, तो अगर शेयर्स फॉरफिट हो जाते हैं तो एरियर्स रिवर्स हो जाता है। जब फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, अगर प्रीमियम है और अनपेड है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सॉरी फॉरफिटेड शेयर्स टू कॉल्स एंड एरियर्स। कॉल्स एंड एरियर्स रिवर्स हो जाता है in respect of those shares which have been forfeited। तो कॉल्स एंड एरियर्स का बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ कब आ सकता है? अगर कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिन पे आपको पैसा नहीं मिला और वो अभी शेयर्स फॉरफिट नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ तब कॉल्स एंड एरियर्स में बैलेंस हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ द shares have been forfeited, calls in arrears pertaining to such shares is reversed at the time of forfeiture। कह रहे वो तो रिवर्स हो जाता है, तो कॉल्स एंड एरियर्स में उन शेयर्स का तो बैलेंस हो ही नहीं सकता। तो कॉल्स एंड एरियर्स में दिस अकाउंट विल रिप्रेजेंट द अनपेड मनी ऑन दो शेयर्स व्हिच हैव नॉट येट बीन फॉरफिटेड। तो बैलेंस शीट में आ जाते हैं हम, बैक टू द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जो एक कॉल्स एंड एरियर्स आ रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन बताइए। बैलेंस शीट में कॉल्स एंड एरियर्स कब आ सकता है? कि हाँ कुछ शेयर्स हैं जिन्होंने अभी अलॉटमेंट या फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल कोई भी अमाउंट नहीं दिया और वो शेयर्स अभी फॉरफिट नहीं हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी कॉल्स एंड एरियर्स हो सकता है, बैलेंस हो सकता है। लास्ट में सब्सक्राइब कैपिटल में सबसे पहले तो आ गया सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, बाहर आ गया। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप इनर कॉलम में दिखाते हैं, उसमें माइनस करके दिखाते हैं कॉल्स एंड एरियर्स। लास्ट में ऐड करते हैं फॉरफिटेड शेयर्स। ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग अमाउंट है, फॉरफिटेड शेयर्स ऐड करेंगे लास्ट में, फॉरफिटेड शेयर्स चले जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लास्ट में हम ऐड कर रहे हैं फॉरफिटेड शेयर्स, ये क्या है? इसके बाद जो आता है वो है आपका टोटल अमाउंट विच विल बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ये जो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में हम दिखा रहे हैं जो टोटल अमाउंट, ये जो नीचे कहानी आई ना नोट्स टू अकाउंट्स की, ये वहां से आया है। ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब में सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ओके, कॉल्स एंड एरियर्स कब आएगा हमने डिस्कस कर लिया। लास्ट पॉइंट, शेयर कैपिटल में फॉरफिटेड शेयर्स कब आएगा? ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहानी फॉरफिटेड शेयर्स के बैलेंस की। ओके, फॉरफिटेड शेयर्स बैलेंस शीट में कब आएगा? ध्यान से देखना, दिस अकाउंट represents
represents the money forfeited on those shares, on those shares which have not yet been reissued, which have not yet been reissued. कह रहा मतलब, कह रहा जब हम शेयर्स फोरफीट करते हैं तो फोरफीचर में अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं, फोरफीटेड शेयर्स क्रेडिट हो जाता है. कॉन्सेप्ट कर रखा है हमने, फोरफीटेड शेयर्स इज अ लायबिलिटी, इट इज नॉट अ प्रॉफिट टिल द टाइम शेयर्स हैव बीन रीइश्यूड. तो अगर तो शेयर्स रीइश्यू हो जाते हैं तो जो फोरफीटेड अमाउंट है वो आप यूज कर लेते हो डिस्काउंट अगर दे रहे हो तो. अदरवाइज अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हो. फोरफीटेड शेयर्स में बैलेंस कुछ नहीं बचता अगर शेयर्स रीइश्यू हो जाएंगे तो. अब ऐसा हो सकता है कि जिस दिन बैलेंस शीट बन रही थी उस दिन ऐसे कुछ शेयर्स हैं जो फोरफीट तो हो चुके हैं बट अभी रीइश्यू नहीं हुए. अगर ऐसे कुछ शेयर्स हैं कि जो फोरफीट तो हो चुके हैं बट अभी रीइश्यू नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ तब फोरफीटेड शेयर्स में बैलेंस हो सकता. ये थे कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट. रिजर्व्स एंड सरप्लस तो 0.01% चांस है आने के, आएगा भी तो वो फ्री के मार्क्स है. रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा. तो वो अगर आपने शेयर्स रीइश्यू कर रखे हैं तो आप कैलकुलेशन करोगे उस पर कितना प्रॉफिट हुआ, जो भी कैपिटल रिजर्व था उतना अमाउंट रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा. ऐसे ही सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है कि अगर आपने शेयर्स इशू करे थे प्रीमियम पे तो जितना सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट किया होगा उतना आपका प्रीमियम में बैलेंस आ जाएगा. अगर कुछ फोरफीचर के टाइम रिवर्स हुआ है तो उतना माइनस हो जाएगा. बेसिक चीजें हैं. सेकेंडरी, प्राइमरी, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट. एक बारी जल्दी से रिकैप करेंगे पूरा, ध्यान से देखना. कंपनीज हैं, कंपनीज में क्या होता है, मेजर हेड्स एंड सब हेड्स, नो आइटम्स ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट. ये जो हमने बनाया एक्सट्रैक्ट, इट इज द फेस ऑफ द बैलेंस शीट. फेस पे कोई भी आइटम नहीं आएगा. तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज तो एक तरह से साइड हो गई, लायबिलिटीज साइड. यहाँ पे इक्विटी एंड वर्टिकल फॉर्मेट है तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज. उसके नीचे शेयर होल्डर्स फंड्स इज द मेजर हेड. इसको क्या बोलते हैं, ये है मेजर हेड. और शेयर कैपिटल क्या होता है, सब हेड. तो आगे जाके हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेंगे ना, उसमें सारे मेजर हेड्स और सब हेड्स याद करे होंगे. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर फंड्स मेजर हेड, उसके अंदर शेयर कैपिटल वो एक सब हेड है. और अगर रिजर्व्स दिखाने पड़े तो रिजर्व्स एंड सरप्लस भी एक सब हेड है. वेरी वेरी अनटाइडी. सफाई कर लेते हैं थोड़ी सी. ठीक, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस भी एक सब हेड होता है. मेजर हेड कौन सा था, शेयर होल्डर्स फंड्स, उसके अंदर आता है शेयर कैपिटल. ठीक है. अब शेयर कैपिटल में पहले आएगा ऑथराइज शेयर कैपिटल. सिर्फ प्रेजेंटेशन से एक आएगा, वहां पे डबल लाइन आ जाती है, अमाउंट क्लोज्ड. फिर इशूड कैपिटल, प्रेजेंटेशन से एक आया, अमाउंट क्लोज्ड. जो कहानी सारी है वो है सब्सक्राइब कैपिटल की. सब्सक्राइब कैपिटल दो तरीके की हो सकती है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप. सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप का मतलब क्या है, when the full value of the shares has been called for and paid by the shareholders. कंपनी ने पूरे पैसे मांगे और पूरे पैसे मिले, कोई एरियर्स नहीं है, कोई अनकॉल्ड पार्ट नहीं है. शेयर्स सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप. यहाँ तो कंपनी ने पूरे पैसे मांगे नहीं है अभी, यहाँ मांगे तो थे बट मिले नहीं है, कुछ एरियर्स हैं. दोनों में से कोई भी केस है तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में हमें प्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा. तो क्या आएगा यहाँ पे, when the full value of the shares has not been called up by the company or the full value is not paid up by the shareholders. कंपनी ने तो मांगे थे
मिले नहीं, कंपनी ने मांगे ही नहीं थे तो भी, दोनों केसेस में सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। अब सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में एरियर्स हैं, तो माइनस होता था कॉल्स इन एरियर्स, ये हमने बैलेंस शीट में देखा था ना। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में से माइनस होता है कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स में कौन सा अमाउंट आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस अकाउंट विल रिप्रेजेंट द अनपेड मनी ऑन दोज शेयर्स व्हिच हैव नॉट येट बीन फॉरफिटेड। है एरियर्स तो हैं कुछ शेयर्स पे, बट वो शेयर्स अभी फॉरफिट नहीं हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ तब कॉल्स इन एरियर्स में बैलेंस हो सकता है। अगर शेयर्स फॉरफिट हो चुके होते तो जो कॉल्स इन एरियर्स थे वो रिवर्स हो जाते हैं फॉरफिचर की एंट्री में, शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एरियर्स। तो कॉल्स इन एरियर्स जो डेबिट बैलेंस है वो तो रिवर्स हो गया अगर शेयर्स फॉरफिट हो चुके हैं। फिर लास्ट पॉइंट क्या होता है शेयर कैपिटल में, लास्ट में हम सब्सक्राइब कैपिटल में लास्ट में ऐड करते हैं फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर्स क्या रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। Forfeited shares, this account represents the money forfeited on those shares which have not yet been reissued. This account represents the money forfeited on those shares which have not yet been reissued. ये shares अभी reissue ही नहीं हुए हैं, तभी forfeiture में बैलेंस पड़ा हुआ हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर शेयर्स रीइश्यू हो चुके होते, अगर शेयर्स रीइश्यू हो चुके होते तो फॉरफीचर आपने या तो डिस्काउंट दे दिया होता तो पैसा यूज हो जाता, और अगर डिस्काउंट देने के बाद कुछ बच जाता वो प्रॉफिट होता है, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता। तो फॉरफिटेड शेयर्स में बैलेंस नहीं हो सकता अगर शेयर्स रीइश्यू हो चुके हैं। तो अगर कुछ शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए और उनका कुछ फॉरफिटेड अमाउंट पड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वो बैलेंस शीट में हमें प्रेजेंट करना होता है। क्या सीखा हमने? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट विद रिस्पेक्ट टू इशू ऑफ शेयर्स। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इजी, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपको जो समझने हैं। मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल्स करके